जय भीम साथियों। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, आप सभी लोगों को। मेरा नाम राकेश राजभर हुआ और मेरे साथ यश भारतवासी सर हैं। लगभग आज से 10 दिन पहले हम लोग 6 मई को छत्रपति साहू जी महाराज के पुण्यतिथि के अवसर पे एक वीडियो बनाए थे, उनके पुण्यतिथि के अवसर पे, और इसमें तमाम बातें आरक्षण से संबंधित की गई थी, क्योंकि आरक्षण के जनक सर्वप्रथम इस देश के शोषित वंचित समाज के लिए वही थे। तो उसी दिन हमने वीडियो के लास्ट में कहा था कि बहुत जल्द हम लोग आरक्षण पे भी एक वीडियो लेकर आएंगे, जो आप सबों के बीच होगा, आप उसे देखेंगे और कोशिश होगी कि तमाम तथ्यों को उसमें रखा जाएगा कि आरक्षण के विषय में सवर्ण समाज क्या सोचता है और जो ST SC OBC समाज हो क्या सोचता है। आरक्षण के विषय में तमाम तरह की चर्चाएं इस देश में हमेशा छिड़ी रहती है। आरक्षण इस देश की सबसे गंभीर विषय है। तो इस विषय पे तमाम बड़े बड़े विद्वान अपने विचार रखे हैं। हम लोग तो उतनी अधिक जानकारी अभी नहीं है हम लोग के पास, फिर भी कोशिश है कि कुछ इस पे चर्चा किया जाए, इसलिए हम दोनों आज एक साथ बैठे हैं। अभी एक ताज़ा घटना है, बनारस के BHU यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं कौशल मिश्रा, तो इसी संदर्भ में बनाना पड़ा, ज़्यादा जरूरी होगा क्योंकि कोरोना के माहौल में आदमी नहीं चाहता था कि कुछ अलग तरह की चर्चा की जाए, लेकिन बहुत गंभीर विषय है। डॉक्टर कौशल मिश्रा ने एक पोस्ट किया था 2-3 दिन पहले कि WHO ने कहा कि भारत में 60% डॉक्टर अयोग्य हैं। तो वो इसलिए हैं क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से बनते हैं, योग्यता से नहीं बनते हैं, इसीलिए डॉक्टर यहाँ के अयोग्य हैं, ऐसा उनका बयान था। तो इस पर तमाम आपको दिलीप मंडल, रतन लाल और भी तमाम तरह के जो समाज सेवी हैं या प्रोफेसर हैं या जो नेता टाइप के लोग हैं, वो तमाम चीज़ें बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। हम लोग भी इस विषय पे चर्चा करना ज़रूरी समझे कि आरक्षण क्यों है, किसको मिलना चाहिए, क्यों मिलता है, कितने दिनों से मिलता है, कब तक मिलना चाहिए, इन सब तमाम विषयों के बारे में आज बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सर से जानते हैं कि आरक्षण जो है क्या है और आरक्षण क्या है, इसका जवाब देंगे और कोशिश किया जाएगा कि समझने की कहाँ तक इनकी बातों में सच्चाई है कि हाँ आरक्षण क्या है, उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं, एक बार इनसे जानते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो आरक्षण एक भागीदारी है। इसको कहें कि जो सरकारी सेवाओं और संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व में जो नहीं रहने वाले जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, महिलाएं हैं आदि, इन सभी लोगों को संवैधानिक रूप से जो मिलने वाला विशेष हिस्सेदारी है, उसी को आरक्षण कहा जाता है, ताकि ये अपने सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर कर सके। ये आरक्षण का एक संक्षेप में डेफिनेशन हो सकता है, जिससे कि एक ऐसे जगह पे उन लोगों को ला के पहुँचा दिया जाए सभी लोगों को, ताकि एक समानतावादी व्यवस्था स्थापित हो सके। चलिए अब हम जानते हैं कि आरक्षण जो है क्यों है, आरक्षण क्या है, इसको आपने बहुत अच्छी से परिभाषित किया कि आरक्षण क्यों है, क्यों ये जरूरी है, ये चीज़ थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखिए, आरक्षण क्यों जरूरी है, इस पे बात करने से पहले थोड़ा सा मैं पीछे और जाऊंगा। आरक्षण को एक तरह से तोड़ा जाए, उसके शब्दों को तोड़कर भी एक अर्थ निकाला जाए, तो आरक्षण का मतलब होता है रक्षा करना। रक्षा करने से इसका अर्थ है पर्यावरण सुधार हेतु हम पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं, ये बात हमको समझ में आती है। लेकिन मनुष्यों की रक्षा करने की बात हो, वो भी 85-90% लोगों की रक्षा करने की बात हो, तो ये आश्चर्य का एक मुद्दा हो जाता है कि लोगों की रक्षा की क्या जरूरत आती है। आरक्षण शब्द अपने आप में एक अटपटा, एक अजीब सा शब्द है। जिस समाज में इस शब्द की आवश्यकता पड़ी हो, वह समाज निश्चित ही असभ्य, बेरहम और बेईमान रहा होगा। तब जाके जब कोई समाज या कोई देश लोकतांत्रिक होता है, तो वहाँ आरक्षण शब्द की जरूरत पड़ जाती है। यदि उसका इतिहास बेईमानी का ना रहा हो, बेरहमी का ना रहा हो, तो वहाँ आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती।
हजारों वर्षों से जिन लोगों को वेद पुराण स्मृतियों के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर लूटा गया हो, सुविधा वंचित रखा गया हो, कानून बनाकर उनका शोषण किया गया हो, उनका दोहन किया गया हो, जिससे कि समाज में एक असमानता फैल गई, उन्हें अच्छा भोजन नहीं दिया गया हो, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया हो, उनको जो है सही सुरक्षित मकान बनाने का हक अधिकार नहीं दिया गया हो, उनको एक हेल्दी फूड लेने का अधिकार नहीं दिया गया हो, इस तरह की स्थिति रही हो जिससे कि समाज में एक भयंकर असमानता फैल जाए, जिससे कि देश कमजोर हो गया। अब इस तरह की व्यवस्था हुई, इस तरह से हजारों वर्षों तक लोगों के साथ किया गया तो देश कमजोर हो गया। एक बड़ी आबादी किसी काम की नहीं रह गई। 85-90% आबादी जो है सुविधा से वंचित कर देने के कारण, शिक्षा से वंचित कर देने के कारण वो किसी काम की नहीं रह गई। परिणाम स्वरूप जो भी विदेशी आक्रांता चाहे जब चाहे उन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया और हमें गुलाम बनाया, हमारे धन संपत्ति को लूटने का काम किया। ऐसा भविष्य में न हो, इसके लिए जो है एक समानतावादी व्यवस्था स्थापित हो जिसमें भारत का प्रत्येक व्यक्ति मजबूत हो सके, यहाँ कोई प्रजा ना हो, सभी भारत के लोग हों, नागरिक हों। भविष्य में कोई विदेशी हमारे देश के ऊपर जो है पुनः बुरी दृष्टि ना डाले, इस तरह की व्यवस्था के लिए जो है आरक्षण की जरूरत आन पड़ी। क्योंकि कुछ समुदाय को, जैसे कि बात हुआ 85-90% लोगों को बहुत कमजोर कर दिया गया। आज़ादी के समय ये समाज, ये समुदाय जो था आज़ादी के बाद एक बीमार समुदाय बन के रह गया। सिंपली आप देखते हैं कि आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति हो तो उसको डॉक्टर सलाह देते हैं कि इनको जो है थोड़ा न्यूट्रिशन वाला खान पान देने की ज़रूरत है, इनको पोषक तत्व देने की ज़रूरत है। जब इनका पोषक तत्व इनके शरीर में भरपूर न्यूट्रिशन हो जाता है तो फिर से जो है, जो घर में जो नॉर्मल लोग हैं, जो दाल भात सब्जी ले रहे हैं या रोटी सब्जी ले रहे हैं, उस हिसाब से उनका भी भोजन चलने लगता है। तो जब समाज को बीमार कर दिया गया है विभिन्न प्रकार के कुरीतियां निर्माण करके, उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने और उनके साथ और बहुत सारे समाज के शुभचिंतक रहे, उन सभी लोगों ने जो है आरक्षण की व्यवस्था की, ताकि इसका मेन मुद्दा वही था कि हमारा देश मजबूत हो सके, एक मजबूत भारत बन सके, एक सशक्त भारत बन सके। और अब हम बात करते हैं जातिगत आरक्षण क्यों है। सवर्ण समाज का सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि जातिगत आरक्षण क्यों है, आर्थिक आधार पे क्यों नहीं। इसके बारे में हम बोलेंगे यहीं कि जो भी भेदभाव की घटनाएं हैं, जो छुआछूत की घटनाएं हैं, वो कभी आर्थिक आधार पे नहीं होती है। जो भी केसेस ऐसे सामने आते हैं उसमें ये नहीं पूछा जाता है कि आपके पास कितना पैसा है, आपके साथ हम भेदभाव जैसा बर्ताव करें कि नहीं करें। बहुत बड़े बड़े पदों पे जाने वाले लोग जो हैं आदिवासी और दलित समाज से या ओबीसी समाज से रहे, जिनके साथ भेदभाव हुआ। आपको याद होगा कि जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री होने के बाद जब एक मंदिर में गए और उस मंदिर से बाहर निकलने के बाद उस मंदिर को धोया गया, तो ऐसा नहीं था कि जीतनराम मांझी के पास पैसे की कमी थी जो मुख्यमंत्री थे, और ऐसा भी नहीं था कि कपड़ा लता वो बढ़िया नहीं पहने हुए थे, साफ़ सुथरा नहीं थे, गंदे तरीके से थे, फिर भी उनके साथ क्यों हुआ। क्यों नहीं जीतनराम मांझी से पूछा गया कि आपके पास 2 लाख 4 लाख 5 लाख या 1-2 करोड़ रुपया है कि नहीं, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितने आर्थिक आधार पे मजबूत हैं और उसके हिसाब से हम आपके साथ भेदभाव करें कि नहीं। अखिलेश जी के साथ अखिलेश यादव जो है मुख्यमंत्री पद से जब हटते हैं तो मुख्यमंत्री आवास को धोया जाता है, वहाँ ये नहीं पूछा गया कि अखिलेश यादव जी आपके पास कितना पैसा है। ये घटना आपको हम याद दिला दें, बीपी मंडल जो ओबीसी समाज को आरक्षण दिलाने के लिए बहुत सारा प्रयास किए, उन्हीं की वजह से आरक्षण ओबीसी समाज ने पाया। बीपी मंडल जब मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो उस समय बरौनी रिफाइनरी जो है, उस बरौनी रिफाइनरी में से कुछ केमिकल और कुछ तेल जो है रिसाव होके गंगा नदी में चली गई और गंगा नदी में दुर्भाग्य से आग लग गई।
तो अगले दिन विधानसभा में ये मुद्दा उठा। तो विनोदानंद झा उस समय के पूर्व सीएम थे, उन्होंने कहा कि जब शूद्र मुख्यमंत्री विनोदानंद झा जो है, उन्होंने कहा कि जब शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग तो लगेगी। तो इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि मुख्यमंत्री के पद पे जब एक यादव पहुँचे, बीपी मंडल जो है यादव जाति से आते थे, रईस जाति से, तो वो जब मुख्यमंत्री बने तो उनको कहा गया कि शूद्र जब मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में तो आग लगेगी। इस तरह से रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति पद पे रहे, इनके साथ क्या हुआ सबके सामने है। तमाम घटनाएं ऐसे हैं जो बड़े स्तर के जो नेता रहे, दलित समाज के, आदिवासी समाज के, ओबीसी समाज के, उनके साथ भेदभाव हुई। मुलायम सिंह यादव या तमाम तरह के जो लोग हैं, सबके खिलाफ तमाम तरह के नारे लगाए गए। जब ओबीसी को आरक्षण दिलवाए, कांशीराम, लालू यादव, मुलायम सिंह, रामविलास पासवान, उनके खिलाफ भी तमाम तरह के नारे गलत लगे। आपको याद दिला दें कि अमेठी में एक बार चुनाव लड़ने शरद यादव चले गए, तो वहाँ नारा लगाया गया कि शरद यादव वापस जाओ, लाठी लेकर भैंस चराओ। ये तो आर्थिक आधार पर ऐसा नहीं किया गया था, जाति को टारगेट किया गया था कि वो भैंस चराने के लायक हैं तो भैंस चराओ। सरेआम जो योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं कि अगर संविधान नहीं होता तो अखिलेश यादव कहीं भैंस चरा रहे होते। तो उन्हें पता है कि संविधान ने हमें क्या क्या दिया है, लेकिन हमारे लोगों को ये पता नहीं है कि संविधान तमोली क्या करेंगे। जी तो इस तरह की बात तो हमारे लोगों को पता। बाल गंगाधर तिलक एक बहुत बड़े जो ब्राह्मण समाज के नेता थे, हालांकि ब्राह्मण समाज के नेता को राष्ट्रीय नेता माना जाता है, धर्म का नेता माना जाता है, और पिछड़े दलित आदिवासी से जो भी नेता होंगे वो जब भी रहेंगे वो तो उस जाति के ही नेता माने जाते हैं। एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार है इस मीडिया की और इस व्यवस्था की। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है, कुर्मी को संसद में जाकर क्या सब्जी उगाना है। तो इस तरह की नफरत भरी पड़ी है कौशल मिश्रा जैसे लोगों के अंदर, और कौशल मिश्रा से पहले भी तमाम तरह की इस तरह की घटनाएं के लोग हैं, और आज भी तमाम तरह के लाखों की संख्या में लोग हैं। यहाँ चर्चा स्पेशल कौशल मिश्रा की नहीं है, उस विचारधारा के लाखों करोड़ लोग जो इस देश में अभी तक हैं, जिनकी सोच अभी भी जातिगत भेदभाव पे आधारित है और कहते हैं कि आरक्षण जो है आर्थिक आधार पे होनी चाहिए। आप कब आरक्षण को आर्थिक आधार पे कर सकते हैं, इसके दो पहलू मेरे हिसाब से समझ में आता है। पहला कि आप हिंदुस्तान में एक नियम बना दीजिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति में शादी नहीं करेगा, अंतरजातीय विवाह की आप नियम बनाइए। जब कोई भी व्यक्ति अपनी जाति में शादी करेगा ही नहीं, दूसरी जाति में करेगा तो जाति मिटने लगेगी, सवाल ही नहीं है जाति का। तब उस समय आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की चर्चा कर सकते हैं। दूसरा मेरे ख्याल से सर समझ में आता है कि एक नियम बना दीजिए, जैसे तमाम टैक्स को मिला के आप जीएसटी एक बना दिए, वैसे नियम बनाइए कि पूरे हिंदुस्तान के जो भी लोग हैं अपने नाम के सरनेम में, यानी कि जाति का जो टाइटल लगाते हैं उसमें भारतीय लिखेंगे। जैसे मेरा नाम राकेश राजभर, नाम हो जाएगा राकेश भारतवासी। आपका नाम भारतीय या जो भी आपका नाम अभी यश भारतवासी है, भारतवासी ऑलरेडी संविधान ऐसा करे, किसी का जो भी टाइटल है किसी भी जाति का, नाम के बाद उसका भारतीय जोड़िए आप। बिल्कुल पहचान मिटाने का, जातीयत पहचान मिटाने का एक सॉलिड नियम बनाइए। उसके बाद सिर्फ दो ही जाति बचेगी, एक अमीर और एक गरीब। उस परिस्थिति में ये कहा जा सकता है कि हाँ अब आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आर्थिक आधार पर अगर आप आरक्षण की व्यवस्था कर भी देते हैं और नियम बना भी देते हैं तो एक बहुत बड़ी बात हम आपको बता दें कि इस देश का जो डोम और मुसहर जो सबसे निचले तबके पे, सबसे निचले पायदान पे माने जाते हैं, ऐसा लोग मानते हैं, तो उस जाति का जो सर्वे होगा तो इस देश का जो सबसे गरीब समाज है, सर्वे में और कागजी रिपोर्ट में मुकेश अंबानी और अडानी शामिल हो जाएगा। आपको थोड़ा सा ताज्जुब होगा लेकिन होगा यही, क्योंकि और जो लोग संपन्न हैं वो कागजी आंकड़ों में जो है बिल्कुल निचले स्तर पे चले आएंगे, क्योंकि निष्पक्षता आपके अंदर है कहाँ। बड़े बड़े परीक्षाओं में, आईएएस रैंक की परीक्षाओं में कोई एसटी एससी ओबीसी का व्यक्ति जो है लिखित में ज़्यादा नंबर लाता है और बाद में जब इंटरव्यू देने जाता है मौखिक, तो उसकी जाति की टाइटल देखकर नंबर कम कर दिया जाता है, उसका नीचे कर दिया जाता है, मामला आया। तो तमाम तरह की इस तरह घटना है। प्रूफ है, हालांकि प्रूफ पे हम लोग बात अभी नहीं करेंगे, आंकड़ों पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ अभी चर्चा सिर्फ आरक्षण क्यों है, कैसे है और आर्थिक आधार पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कब तक होना चाहिए, किस किस
के लिए होना चाहिए। इस तरह की चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं, अभी किसी राकेश आंकड़े जी, पे बात नहीं कर पा सिंपल रहे सा हैं। जो मनुस्मृति है, जी जो काला कानून रहा है, उसको भी पढ़ा जाए तो पता चल जाएगा कि जो वर्ण व्यवस्था के तहत शूद्र जो वर्ण बनाया गया है, उसमें जो आज की जो अनुसूचित जाति जनजाति और जो पिछड़ा समाज है, जो पहले शूद्र कहे जाते थे, तो उनके साथ जो है जाति के नाम पे जो है उनको शिक्षा से वंचित रखा गया। जी जी। उनके जीभ कटवाए गए, उनके कान में पिघला हुआ शीशा गर्म अच्छा, होता तेल डाला जैसा कि गया। लोग कहते हैं कि कोई विद्वान है पढ़ लिख के, अगर दलित का ही आदमी है विद्वान हो जाए तो कर्म के आधार पे उसको माना जाता है कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैसे। तो अम्बेडकर को आज तक क्यों नहीं मान लिया गया कि वो ब्राह्मण है? अम्बेडकर को आज तक चमार कह के क्यों अपमानित किया जाता है? दलितों तक ही उनको घेर कर रख दिया गया, फाउंडेशन बना दिया गया। अम्बेडकर जो है सिर्फ दलितों के नेता हैं। कर्म के आधार पे अगर होता तो बाल गंगाधर को ये कहने की क्या जरूरत थी कि तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है? क्या जरूरत थी ऐसा कहने की? तो कर्म करता जाके संसद में अपने समाज तो की संसद में गए हैं। जी, अगर उस लायक है तो समाज में संसद में जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। हालांकि हम जानते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमने अपना विचार रखा। आप सर से भी कुछ जानते हैं कि हम जो तर्क दिए कि जातिगत आरक्षण हटना चाहिए, तो क्यों हटना चाहिए? आर्थिक आधार पर होना चाहिए तो इसके लिए दो नियम है, या तो अंतर्जातीय कर दीजिए शादी विवाह, या दूसरा तर्क है कि नाम में सबका हटा दीजिए, आप जातिगत जो टाइटल लग रहे हैं भारतीय लगा दीजिए, पहचान मिटाने की कोशिश कीजिए जातियों की। आपके दिमाग में भी कोई ऐसा अगर एक लॉजिक हो या ट्रिक हो या कोई ऐसा सोच हो कि हाँ एक और कोई बात है, या आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस संबंध में कुछ बातें हो तो। ठीक है सर, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो एक आर्थिक आधार पे भी हम सर्वे करवाते हैं, तो पाएंगे कि जिनको हजारों सालों तक नियम कायदा कानून बनाकर हमने धन रखने नहीं दिया, शिक्षित होने नहीं दिया, वे ही शिक्षा में भी पीछे हैं, वे भी आर्थिक रूप से ही पीछे हैं। तो इस तरह से एक मोटा मोटी तौर पे लेके चला जाए, या एक फूली तौर पे भी आप लेके चलिएगा, तो पाइएगा कि जातिगत आधार पे उनको आरक्षण होना चाहिए। क्योंकि उनके जाति विशेष में जो है 1-2% को छोड़कर अभी मैक्सिमम लोग जो है उसी तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं कि भाई सही से जो है भोजन की व्यवस्था वो नहीं कर पा रहे हैं। समाज जो अभी जो है वर्तमान समय में जो है बहुत आगे रेस में दुनिया चल रही है, उस रेस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे घरों में अभी तो मान लीजिए हमारे संविधान में व्यवस्था हो गई है कि प्रत्येक बच्चों को 14 वर्ष तक जो है उनको शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन अभी भी बहुत सारे वैसे घर आपको मिलेंगे जहाँ बच्चे शिक्षित नहीं हो रहे। जहाँ सर्वे करें कि कौन से ऐसा घर है जिसमें बच्चे शिक्षित नहीं हो रहे, तो पाएंगे आप किन्हीं लोग का घर। हमें जहाँ तक लगता है कि 95% देश में गरीब ST SC OBC समाज के लोग, 95%। समाज में आपको मुश्किल से 5% गरीब मिलेंगे। अगर किसी को यकीन नहीं तो किसी भी गांव में शहर में खुद से सर्वे करके इस चीज़ को देखना। तो उस परिस्थिति में जो है क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि आर्थिक आधार पर भी तो ज़्यादा तो फायदा ST SC OBC को ही होगा। लेकिन क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसा नियम बन जाए तो आंकड़ों का खेल होगा। साजिश टोटल जो है सर्वे में किया जाएगा, और सर्वे रिपोर्ट में ही इनको जो है अमीर घोषित करके इनको वंचित कर, बहुत बड़ा साजिश होगी जब आर्थिक आधार पे कर दिया जाएगा। तो मेन खेल वहाँ होगा। और कागजों की लड़ाई होती है हिंदुस्तान में। आपकी झोपड़ी है लेकिन कागज में आप अमीर हैं, तो अब लेके कोर्ट कचहरी दौड़ते रहिए, तब तक आपका जो है बहाली या जो भी जहाँ आपको पहुँचना था, जिस हिसाब में जिस जगह पे आपको हिस्सेदारी लेनी थी, वो समय निकल गया। आप लड़ते मान लीजिए अभी क्रिमिनल लगा हुआ है, तो कई सारे बच्चे जो पिछड़ा समाज के हैं, यही सब जो IAS पास किए हुए रोड पे तो घूम रहे हैं ना, अभी उनको तो प्रूफ करना है अपने आप को कि देखिए जी हम उस लायक नहीं है। प्रूफ करने में 8-10 साल लगा देंगे समय। ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें जो है आरक्षण को लेके जो दुष्प्रचार इतना किया जाता है सोशल मीडिया पे, फेसबुक व्हाट्सएप का आजकल दौर है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि इतना ज़्यादा आरक्षण को लेकर दुष्प्रचार है? आखिर कौन लोग जिम्मेदार हैं? आरक्षण के अगर कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं तो उस पर चर्चा करने के बजाय डायरेक्ट आरक्षण को टारगेट करना, और आरक्षण के बहाने डायरेक्ट डॉक्टर अम्बेडकर को टारगेट करना, इस तरह की बातें जो है कहाँ से निकलती है और समाज इस पर चिंतन क्यों नहीं करता? एक गंभीर विषय है। और इसको लेके मीडिया कहाँ तक जिम्मेवार है? हमारे जो नेता हैं जो सिर्फ आरक्षण का नाम लेके वोट लेते हैं, उन्होंने आरक्षण को कितना सकारात्मक नज़रिए से देखा, समझा, और समाज के लोगों को समझाने का कहाँ तक प्रयास किया? ये तमाम चीज़ें अभी सोचने की विषय है। इसके बारे में आपकी क्या राय है और ज़रूरी है इस चीज़ को रखना? देखिए सर, आरक्षण को लेकर जो समाज में जो नकारात्मकता फैली हुई है, इसके कई सारे कारण।
कई कारणों में कारण है कि भाई लोगों को इतिहास का ज्ञान नहीं है। इतिहास का ज्ञान है, सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान नहीं है कि पहले की सामाजिक व्यवस्था कैसे रहे, क्यों ये लोग जो है इतने गरीब हैं, इतने अशिक्षित रहे। तो हजारों साल तक जो मैंने सिंपल सा कहा कि भाई कानून बनाकर, नियम बनाकर उनका शोषण किया गया, उनको जो है एक समतावादी व्यवस्था में लाने के लिए, क्योंकि भारत का हमारा प्रेम्बल जो है समतावादी की बात करता है, समानता की बात करता है, तो यदि हम भारत को मजबूत करना चाहते हैं तो एक समतावादी सोच तो डेवलप करना पड़ेगा। समतावादी सोच के साथ साथ समतावादी समाज भी होना चाहिए, जहाँ जो है बच्चों को भरपूर न्यूट्रिशन मिल सके, उनको उचित शिक्षा की व्यवस्था हो सके, हर तरह से उनको प्रोटेक्शन मिल सके। तो ये जरूरी है। इस को नहीं बताना या इसको नहीं जानना भी एक नकारात्मकता है। समाज जो है जानता नहीं है, इतिहास से अवगत नहीं है कि भाई इनको विशेष जो है ट्रीटमेंट की क्यों जरूरत पड़ रही है, ऐसा क्या रीज़न है कि इनको विशेष। जैसे कि घर में, आप घर में नॉर्मली देखते हैं कि घर में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चा में एक बच्चा कमज़ोर है तो माँ उस बच्चे पे विशेष निगरानी रखती है, विशेष ध्यान रखती है, ताकि वो बच्चा मजबूत हो सके, शरीर से स्वस्थ हो सके। तो वो जरूरी है। दूसरा चीज़ कि समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, या जो समाज सेवी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो नेतागण हैं, उनकी भी बात की जाए तो वे लोग भी इस पर खुल के बात नहीं करते। आरक्षण विरोधियों के साथ यदि मिल गए वो तो आरक्षण विरोधियों के हाँ में हाँ मिला देते हैं। आरक्षण समर्थक के साथ मिल गए तो उनके साथ हाँ में हाँ मिला देते हैं। मतलब वोट की राजनीति, वोट की राजनीति है, या अपने आप को अच्छा दिखाने की राजनीति है कि भाई इनके सामने मेरी छवि अच्छी बनी रहे, इनको ऐसा लगे कि मैं इनकी विचारधारा का हूँ, मैं इनकी सोच का हूँ। इस तरह की जो सोच है हमारे लोगों की, चूँकि वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि भाई अगले का भ्रम खत्म किया जाए। आज युवा जो है, जो कि अपने इतिहास से अवगत नहीं है, हर किसी भी चीज़ से अवगत नहीं है, उसको पता ही नहीं है, 100 साल का इतिहास पता नहीं है, वो हजारों साल का इतिहास कहाँ से जानेगा। वो भी कहता है कि आरक्षण गलत है, आरक्षण नहीं होना चाहिए, जातिगत आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो ये इसका कारण उसकी अज्ञानता है। वो नहीं जानता है कि देश के आज़ादी के पहले भारत का जो सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा था, यहाँ किस किस तरह से क्या व्यवस्थाएं चलती थी, इन चीज़ों से वो अवगत नहीं है। इसीलिए जो है वो खुल के क्या करता है, वो विरोध करने लगता है। और हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इनके ऊपर देश का एक मतलब एक भविष्य टिका हुआ है, या जो अपने आप को देश का जिम्मेदार नागरिक मानते हैं, वे भी अपनी जिम्मेदारियों को जो है पूरा से नहीं निभा पाते। मेरा मानना है कि आरक्षण को लेकर जो भ्रम है, तो इसके प्रति जो नकारात्मक समझ है लोगों की, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हर गांव में कैंप लगना चाहिए। जैसे सरकार जो है वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगा रही है, तमाम फंड या तमाम योजनाओं के लिए, तमाम नीतियों को समझाने में जब सरकार असफल हो जाती है संसद में, जैसे किसान आंदोलन असफल हो गई, तो अपने नेताओं को कहे कि आप लोग गांव-गांव जाइए और तीनों बिल की जो सकारात्मक पहलू है उसको बताइए। तो इस तरह की कुछ अपनाना चाहिए तरीका कि गांव-गांव कैंप लगाएं, और जो भी लोग हैं जो अशिक्षित हैं या शिक्षित हैं, आरक्षण के विषय पे बातें हो। उसमें कुछ जो समाज सोचता है कि ये गलत है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ को भी बहस में रखे। लेकिन बहस हो, जरूरी ये चीज़ है कि बहस होना चाहिए, क्योंकि बहस किस चीज़ पर नहीं होती है ना। तो किसी ने कान से सुन लिया आपने कि हाँ फलाने आदमी ने कह दिया गलत है, तो बस अब उसको मान लिए कि हम गलत है। यहाँ सिर्फ सुनी हुई बातों पे लोग एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसा है तो बस ऐसा ही है। किसी भी चीज़ पे जब आप हमारे युवा भ्रमित हैं, हमारे युवा भ्रमित हैं। और इसमें होता क्या है कि वे अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारा जो देश था, एक तो विश्व गुरु था, तर्कशील भारत था, मान लीजिए प्रबुद्ध भारत था, संपदा में भी आगे था, सोने की चिड़िया था। लेकिन ये भ्रम जो फैला दिया गया ना, तर्क नहीं करने के कारण जो है हमारे देश की स्थिति और खराब होती जा रही है। सवाल कीजिए, किसी को भी किसी मुद्दे पे भ्रमित कर दिया जाता है, लड़ा दिया जाता है, भड़का दिया जाता है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है इस देश। सवाल जितना हो आपके मन में पूछिए, लेकिन सवाल का जवाब भी आपको धैर्य के साथ सुनना चाहिए था। और सवाल का जो जवाब दिया जा रहा है उस पर सोचने की आवश्यकता है। लेकिन जब आप पहले से एक सोच बना लेंगे कि हम जो जानते हैं या जो सुनते आए हैं बस वही चीज सत्य है, तो समझिए कि बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। और जब बहस की कोई गुंजाइश साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम आ जाएगा सर ना, और जब बहस की गुंजाइश नहीं हो तो समझिए कि समस्या का समाधान मिलने वाला नहीं है। जब भी आप बहस में या तर्क में आते हैं तो पूर्वाग्रह को छोड़ के रहिए, न्यूट्रल होकर न्यूट्रल होके आइए
आप अपनी पूर्वाग्रह को अलग रख दें, क्या सही है कि आप कितना सही मानते हैं कितना गलत मानते हैं तो उसको आपको अलग व्यक्तिगत, रखें, हाँ फिर आप डिबेट करेंगे तो जरूर उससे अच्छा कुछ निकलेगा और जी देश जी का भी कल्याण होगा, समाज का भी उत्थान होगा, जी एक मजबूती भी आएगी समाज में। जी समाज में मजबूती है, लोगों में मजबूती है का मतलब देश में मजबूती है। देश लोगों से बना हुआ है, तो लोग मजबूत हैं, लोग संसाधन से परिपूर्ण हैं का मतलब देश मजबूत है, देश परिपूर्ण है। ये हम लोगों को सोचना चाहिए। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आज का डिबेट। आरक्षण क्यों है, आरक्षण क्या है, आर्थिक आधार पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आरक्षण के प्रति जो नकारात्मक सोच है वो क्यों है। तो ये 4-5 सवालें लगभग हम लोग आज बहस किए और एक दूसरे से अपने विचार साझा किए। आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे हम लोग वीडियो बनाएंगे ST/SC आरक्षण को लेके, कैसे ST/SC आरक्षण को अम्बेडकर साहब ने कितना संघर्ष किया दिलवाने के लिए, साइमन कमीशन क्यों आया था, गो बैक की नारा क्यों लगा था। उसके अलावा जो है आपको गोलमेज सम्मेलन में क्या क्या बातें हुई, गोलमेज सम्मेलन से कैसे आरक्षण प्राप्त हुआ इस देश के ST/SC को। दूसरा वीडियो में हम लोग स्पेशल ST/SC का आरक्षण पर चर्चा करेंगे और तीसरी वीडियो हम लोग लेकर आएंगे OBC आरक्षण पे, जो बहुत मज़ेदार वीडियो होगी। OBC राकेश समाज जी, जो है, हमको लगता है कि मोर देन 95% ओबीसी समाज जानता ही नहीं है कि उसको भी रिजर्वेशन मिलता है। बिल्कुल या है बहुत गंभीर समस्या है तो OBC के लिए। और चलिए। OBC आरक्षण का नाम लेते ही OBC को लगता है कि आरक्षण क्या मतलब भीख। हम्म, आरक्षण भागीदारी है, इस चीज़ को OBC नहीं समझता है। आरक्षण जो है इस देश की जल जंगल जमीन शासन प्रशासन हर जगह एक भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, इसके लिए एक माध्यम है। आरक्षण भीख नहीं है। ये सारी बातें हम लोग अगले 2 वीडियो में करेंगे। ST/SC से संबंधित जो आरक्षण की मुद्दा है उस पर एक वीडियो, और तीसरा वीडियो जो स्पेशल OBC के लिए आएगा, कैसे काका कालेलकर के रिपोर्ट को कांग्रेस ने लागू नहीं किया, उसके बाद मंडल आयोग कैसे रिपोर्ट बनाए, उसको कितना संघर्ष करना पड़ा, लागू हुआ तो कौन लोग थे जो सरकार गिरा दिए, कौन लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट चले गए। इस सही सब बात। तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी जो स्पेशल OBC के लिए होगी। फिलहाल हम लोग अपनी बातों को यहीं रोकते हैं। कोशिश है कि आप गौर से सुने होंगे और आपको अगर अच्छा लगा या कुछ बुरा भी लगा तो अपनी बातें जो है कमेंट बॉक्स में रखिए। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम, जय भारत। एक मजबूत भारत और एक सशक्त भारत के लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं। हमारे चैनल का भी नाम है स्वर्णिम भारत मिशन है, द ग्रेट इंडिया मिशन। इसी प्रयास के साथ आप सभी लोगों को पुनः नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। जय भीम।